Welcome guys, this is lecture number 1 of chapter 12 Atom। क्लास 12 के इस 12वें चैप्टर की बात हम करेंगे और एटम के बारे में सारी चीज़ें हम जानेंगे। एक एटम का मॉडल कैसा होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है एटम का, किसने सबसे पहले बताया, किसने कोशिश की मॉडल ऑफ एन एटम बनाने की, कौन फेल हुआ, कौन सक्सीड हुआ। तो जानेंगे सारी बातें एक एटम के बारे में। एक इलेक्ट्रॉन किस तरह से ट्रांजिशन करता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने पर एनर्जी किस तरह से रेडिएट करता है, ऐसी बहुत सारी बातें और स्पेक्ट्रम के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। छोटा सा ये चैप्टर है, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं और बड़े मजेदार हैं, बहुत आसान भी हैं। एटम का नाम आता है तो सबसे पहले बात आएगी डाल्टन्स थ्योरी की। और जॉन डाल्टन ने क्या कहा, जॉन डाल्टन ने ये कहा, डाल्टन्स थ्योरी की बात करेंगे सबसे पहले, बस इतना सा ही है डेफिनेशन में। डाल्टन ने कहा था कि सारी की सारे मैटर किसी बहुत छोटे सी ऑब्जेक्ट से बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। तो डाल्टन ने कहा कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल या फिर कहिए टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं जिन्हें और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो एक घर, एक बिल्डिंग बनाने के लिए हम ईंट का यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक ईंट एक यूनिट है। इसी तरह से हर एक मैटर, कोई भी चीज हो, वो बहुत टाइनी पार्टिकल से बनी हुई है। उस टाइनी पार्टिकल को और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा डाल्टन ने उस वक्त कहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उस छोटे पार्टिकल के अंदर, उस एटम के अंदर भी बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो डाल्टन कहता है, डाल्टन ने कहा है कि डाल्टन ने हमें ये कहा है, डाल्टन की बात आई है, तो डाल्टन्स थ्योरी ये है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स called atom which cannot be further divided, which cannot be further divided, जिसे और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये एटम की बात डाल्टन ने कही, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे फिजिसिस्ट ने एटम के मॉडल को बनाने के, डिस्क्राइब करने के बारे में सोचा और उन्हें क्या सोचा कि कैसा दिखाई देता होगा ये एटम। नॉलेज उस वक्त तक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की थी कि हर मैटर को रब करने पर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण कुछ चार्ज दिखाई देता है, कुछ चार्ज एक्वायर कर लेती हैं ऑब्जेक्ट्स, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इस तरह से जानते थे। तो डाल्टन्स थ्योरी के बाद सबसे पहली कोशिश जो करी है वो थॉमसन ने की है, और इस पहले मॉडल को पढ़ेंगे हम थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम से। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, तो एक एटम कैसा दिखाई देता होगा, कैसा होता होगा एक एटम, ये सबसे पहले थॉमसन ने सोचा था और इसे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। तो ऐसा मॉडल क्यों, किस तरह से बनाया है थॉमसन ने ऐसे ही सोचा भाई इस बारे में कि एक एटम जो होता होगा वो एक छोटा सा पार्टिकल जिससे हर ऑब्जेक्ट टाइनी पार्टिकल से बनी हुई है, उस टाइनी पार्टिकल को एक एटम कहा जाता है। अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं, आयरन के अलग एटम्स हैं, एल्युमिनियम के अलग है, ऑक्सीजन के अलग है। हाँ, कोई भी मैटर बहुत छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, उस छोटे पार्टिकल को एटम कहा जाता है।
डाल्टन ने जब ये बताया तो इसके बाद बहुत सारी कोशिशें करी गई और एक कोशिश किसने करी है, थॉमसन ने करी है, जिसे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम के नाम से जानेंगे, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में भी जानेंगे। थॉमसन ने इस तरह से कहा कि भाई एक एटम एक वाटरमेलन के जैसा होता है। थॉमसन ने कहा कि एक एटम एक वाटरमेलन के जैसा होता है, जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड वाला पार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, उस रेड पार्ट की तरह, उस रेड वाले पार्ट की तरह यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव चार्ज जो होता है एटम के अंदर, एक एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव भी होता है, इसलिए एक एटम न्यूट्रल होता है। ये बात पता थी थॉमसन को और इसीलिए उसने ये कहा कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि एक तरबूज के अंदर, एक वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट फैला हुआ होता है। और उसके बाद कहता है थॉमसन कि जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट के अंदर जो सीड्स हैं वो एम्बेडेड होते हैं, फंसे हुए हैं एक तरह से, उसी तरह से कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेड पार्ट के अंदर इस तरह से फंसे हुए हैं, जैसे रेड पार्ट में सीड्स फंसे हुए हैं, बीज फंसे हुए हैं। तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा। तो नेगेटिव चार्ज जो था वो नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड लाइक सीड्स, नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड लाइक सीड्स। तो जिस तरह से वाटरमेलन में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से एक एटम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वाटरमेलन में, ऐसे ही एटम में पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और जैसे एम्बेडेड है, सीड्स फंसे हुए हैं एक वाटरमेलन में, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज के बीच में जगह जगह पर नेगेटिव चार्ज फंसा हुआ है। इस तरह का एक एटम होता है, ऐसा थॉमसन ने कहा। ये सबसे घटिया मॉडल है एटम का, ऐसा कुछ भी नहीं होता है एटम के बारे में। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो दी थी थॉमसन ने वो सारी गलत है, फेल हो जाएगा। ये जानेंगे क्यों फेल होगा। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम में पहले लिखिए कि थॉमसन प्रपोज्ड दैट, आप लिखिएगा इस तरह से कि थॉमसन प्रपोज्ड दैट an atom is like a watermelon और plum pudding की तरह भी कह सकते हो। तो like a watermelon in which positive charge is distributed like a red part and negative charge embedded like seeds, negative charge embedded like seeds, और नेगेटिव चार्ज सीड्स की तरह से फंसा हुआ है। so that लिखेगा so that the total negative charge is equal to the total positive charge and atom is neutral, और एक एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल वाली बात तो बिल्कुल करेक्ट है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है एटम पर, और इसलिए एक एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, एक एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। लेकिन थॉमसन की ये वाटरमेलन वाली बात
कुछ खास नहीं है, ऐसा नहीं होता है एक जो एटम होता है। लेकिन इस बात का पता कैसे चलेगा, तो ये मॉडल बताया है। पहले आपसे पूछा जाए कि थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम कैसा था, वाटरमेलन के जैसा था, प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे किशमिश केक के अंदर फंसी हुई होती है ना, जैसे हम किसी केक में किशमिश भर देते हैं, फ्रूट्स भर देते हैं, उसे प्लम पुडिंग मॉडल कहेंगे इस तरह से। तो जिस तरह से एक वाटरमेलन होता है या जिस तरह से प्लम पुडिंग मॉडल कहेंगे इसको, कि इसने कहा कि वाटरमेलन के जैसा एटम होता है, जो कि सरासर गलत है। और इसलिए आपसे पेपर में पूछा जाएगा फेलियर, आपसे पूछा जाएगा फेलियर ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन का मॉडल क्यों फेल हुआ, फेलियर ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, फेलियर ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन के इस मॉडल को फेल क्यों किया गया, किसने फेल किया है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम क्यों फेल हो गया है। तो नंबर एक बात थॉमसन के मॉडल के फेल होने की ये है कि हाइड्रोजन और दूसरे एटम्स, हाइड्रोजन गैस या दूसरे एटम्स को हम जब एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं और जब टेम्परेचर घटेगा तो अलग अलग तरह की लाइट निकल रही हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट्स, मतलब स्पेक्ट्रम कहा जाता है इस बात को। जब हाइड्रोजन के केस में लाइट निकलती है जब इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं, ये तो हम आगे चलकर जानेंगे किस तरह का होता है, वैसे मैं आपको बता रहा हूं इस तरह से कि एक्साइटेड होने के बाद जब अपनी स्टेट में वापस आते हैं एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स, तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट रिलीज होती है। तो अलग अलग केस में अलग अलग टेम्परेचर पर या अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग वेवलेंथ की लाइट क्यों निकलती हैं, इतनी सारी तरह की लाइट्स क्यों निकलती हैं, ये स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, उस स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाएगा थॉमसन का जो मॉडल है, कुछ भी नहीं बता सकता कि एक एटम लाइट क्यों रेडिएट करता है, ऐसा नहीं बता सकता ये। तो नंबर एक कारण इसके फेल होने का ये है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, it cannot explain the spectrum, it cannot explain the spectrum, spectrum obtained, spectrum obtained, spectrum obtained in case of hydrogen, in case of hydrogen atom or other atoms। हाइड्रोजन के केस में या दूसरे एटम्स के केस में जो स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट देखने को मिलती है, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा थॉमसन। तो हम आगे चलकर एक्सप्लेन करेंगे उसे, तब आप जान जाएंगे कि किस तरह से लाइट रेडिएट होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों लाइट निकलती है, ये थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये पहला कारण है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम के फेल होने का। दूसरी बात, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से हम जानेंगे, पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में जानेंगे। उसमें स्कैटरिंग जो हो रही है अल्फा पार्टिकल्स की, उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता थॉमसन, इसलिए भी इसे फेल कर दिया गया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन large alpha scattering, it cannot explain large alpha particle, large alpha particle scattering, large alpha particle scattering। तो it cannot explain large alpha particle scattering in Rutherford's experiment, in Rutherford's experiment। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया है आगे चलकर, और उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसीलिए फेल कर दिया गया है थॉमसन को। हमें इस चैप्टर में शुरुआत में खास तौर पर क्या पढ़ना है
किसने कैसा मॉडल बनाया है एटम का, उस मॉडल के फेल होने का कारण क्या हो सकता है, ये जानना है हमें इस तरह से। तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम सबसे घटिया मॉडल था भाई, सबसे पहला मॉडल था। थॉमसन ने कहा कि एक एटम किसके जैसा होता है, वाटरमेलन के जैसा होता है, और ये बात किसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर नहीं है, और ये फेल हो गया है मॉडल। और ये क्यों फेल हो गया है, क्योंकि ये ना तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सकता है, ना ही स्पेक्ट्रम क्यों रिलीज होता है, स्पेक्ट्रम क्यों देखने को मिलता है, उन बातों के बारे में भी ये कोई जवाब नहीं दे सकता। इसलिए थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम रिजेक्ट कर दिया गया है। एक एटम वाटरमेलन के जैसा नहीं होता है, ऐसा कहा गया, फेल कर दिया गया है थॉमसन का। दूसरा ट्राई जो किया गया है वो रदरफोर्ड के दो असिस्टेंट थे, उन्होंने किया है। नाम उनका गीगर एंड मार्सडन है। तो गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है इसे, गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा इसे। तो इसे गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड के चेले हैं ये, तो रदरफोर्ड के नाम से इसे जाना जाएगा। इसे कहा जाता है रदरफोर्ड, इसे कहा जाता है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसे कहा जाता है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानेंगे इसे। रदरफोर्ड के नाम से ही इस एक्सपेरिमेंट को जानेंगे। किस तरह का एक्सपेरिमेंट, किस तरह का प्रैक्टिकल कर कर देखा गीगर मार्सडन ने या कहिए रदरफोर्ड ने। तो गीगर और मार्सडन स्टूडेंट्स थे, असिस्टेंट थे रदरफोर्ड के, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। साथ मिला रदरफोर्ड का और बहुत कोशिश करी, अच्छी कोशिश करी उन्होंने मॉडल जानने में कि एक एटम किस तरह का होता है। कैसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया है उस बात को जानिए भाई। पहले सबसे पहली बात तो एक लेड का चैम्बर यूज किया गया है, एक लेड का चैम्बर यूज किया गया है, लेड मेटल का चैम्बर यूज किया गया है इस तरह से। तो ये एक लेड चैम्बर है, और इस लेड चैम्बर के अंदर, इस लेड चैम्बर के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है। अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल ले जाए तो डबली आयनाइज्ड गए। मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉलेज के लिए आपकी कि डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम को, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो डबली आयनाइज्ड अल्फा पार्टिकल को ही, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, तो जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज से डबल है, और जो मास है वो प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स है। डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम को हीलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएं तो उस आयन को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। और ये अल्फा पार्टिकल जो है, यहाँ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इस चैम्बर में, इस चैम्बर में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो हीलियम प्रोड्यूस कर रहा है। हम अगले चैप्टर में न्यूक्लियाई में जानेंगे कि किस तरह के रेडियो एक्टिव डिस्प्लोजन करे जा सकते हैं, एक्सप्लोजन करे जा सकते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या रहा होगा जो अल्फा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो यह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है एक अंदर जो अल्फा पार्टिकल की बीम प्रोड्यूस कर रहा है। तो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं यहाँ से, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे यहाँ से। मैंने इस बीम को पैरेलल बनाने के लिए, अल्फा पार्टिकल की बीम को पैरेलल बनाने के लिए, अल्फा पार्टिकल की बीम को
पैरेलल बनाने के लिए एक स्लिट रखी है यहाँ पर, एक स्लिट बनाई है यहाँ पर, ताकि सारे के सारे सीधी लाइन में चलने लगे। मतलब पैरेलल बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल चाहिए मुझे, तो ये जो स्लिट बनाई है मैंने ताकि पैरेलल हो जाए ये लाइन, इसे कॉलीमेटर कहा जाता है। तो इसे कॉलीमेटर कहा जाता है। और ये अल्फा पार्टिकल्स अब सीधे सीधे चल रहे थे इस तरह से, तो सीधे सीधे चलने के बाद इनके रास्ते में एक गोल्ड फॉइल रखी गई है, गोल्ड की फॉइल रखी गई है। गोल्ड का यूज क्यों किया? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर डक्टाइल मटेरियल है, मोस्ट डक्टाइल है और मोस्ट मैलिएबल है। तो मैलिएबल क्यों? ताकि शीट्स बनाई जा सके। जैसे फूड पैकिंग के लिए हम एल्युमिनियम फॉइल का यूज करते हैं घर पर, उससे भी पतली एक परत बनाई गई है। तो ये गोल्ड की एक फॉइल का यूज किया गया है, थिन गोल्ड फॉइल में। तो ये थिन गोल्ड फॉइल का यूज किया गया है, बहुत ही पतली फॉइल है गोल्ड की जो यहाँ यूज की गई है। और इस गोल्ड फॉइल के पीछे एक स्क्रीन लगाई गई है। इस गोल्ड के पीछे जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगाई गई है, जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगाई गई है। और इस स्क्रीन के साथ एक माइक्रोस्कोप भी लगाया गया है। तो एक इस स्क्रीन के साथ एक माइक्रोस्कोप भी लगाया गया है। माइक्रोस्कोप ये देखने के लिए कि कितने अल्फा पार्टिकल्स किस एंगल पर किस तरफ बेंड होते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं इस गोल्ड फॉइल को पार करने के बाद कुछ पार्टिकल्स सीधे भी आए हैं, कुछ पार्टिकल्स ऊपर की तरफ भी मुड़ गए हैं थीटा एंगल पर। तो गोल्ड फॉइल से क्रॉस करने के बाद कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे चले गए हैं गोल्ड फॉइल को पार कर। कुछ पार्टिकल्स थोड़े बहुत ऊपर की तरफ बेंड हो गए हैं, कुछ पार्टिकल्स 90 से ज्यादा एंगल पर बेंड हुए हैं। एक आधा पार्टिकल ऐसा भी है जो गोल्ड फॉइल से टकराकर वापस आ गया है। पार्टिकल ऐसा भी है जो गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद अपना पाथ रिट्रेस कर गया, सामने टकराया और वापस भी आ गया। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखने को मिला। क्या रदरफोर्ड देखना चाहता है? गोल्ड की एक फॉइल बनाई गई है और इस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट कराए गए हैं। अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल को पार कर स्क्रीन पर गए, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो सीधे चले गए हैं, किसी भी एंगल पर डिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो छोटे छोटे एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए हैं। बहुत कम पार्टिकल्स हैं जो 90 से ज्यादा एंगल पर मुड़े हैं। और एक आधा पार्टिकल ऐसा है जो टकराकर वापस आ गया है। इसीलिए जो डिफ्लेक्शन देखने को मिला है कि ये पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो इस तरह से जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं, ये ग्राफ बनाए गए यहाँ पर कि इस तरह का ग्राफ बनाया गया, ऑब्जर्वेशन करी गई। यहाँ पर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहेंगे, स्कैटरिंग एंगल है यहाँ पर कि कितने एंगल पर ये स्कैटर हुई हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए गए भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए गए हैं कि कितने पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यहाँ पर कि कितने पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए। तो ग्राफ इस तरह का बनाइए कि बहुत कम, बहुत सारे पार्टिकल, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कम एंगल्स पर बेंड हुए हैं या बिल्कुल भी बेंड नहीं हुए, और बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे हैं जो ज्यादा एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए हैं, ज्यादा एंगल्स पर स्कैटर हुए हैं। इस तरह का ग्राफ बनाइए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वाई एक्सिस पर, एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, तो बहुत कम एंगल्स पर मुड़े हैं बहुत सारे पार्टिकल्स,
और बहुत कम पार्टिकल्स हैं जो बड़े एंगल्स पर मुड़े हैं यहाँ पर। तो यहाँ बहुत सारी जो चीजें देखने को मिली है, ये ग्राफ बना लिया आपने इस सेटअप के बाद। गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसे कहिए, ऐसा सेटअप इस एक्सपेरिमेंट में किया गया। एक ग्राफ मैंने बनाया है, उस ग्राफ को लिख देता हूं कि ऑब्जर्वेशंस क्या हुई हैं, ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिली है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कहा जाए आपको, ऑब्जर्वेशन इन रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें ऑब्जर्व क्या हुआ है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिला है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिला है। फर्स्ट पॉइंट ये देखने को मिला कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes undeflected, passes undeflected। बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए हैं, सीधे चले गए हैं। इसका मतलब एक एटम का बहुत सारा स्पेस खाली पड़ा है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes undeflected and lots of particles and lots of particles, lots of particles scattered at small angles, at very small angles। तो बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड चले गए हैं और बहुत सारे पार्टिकल्स थोड़े बहुत एंगल पर मुड़ गए हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, a few particles are deflected at more than 90 degree, at more than 90 degree। बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे हैं जो 90 से ज्यादा एंगल पर मुड़ गए हैं, और एक आधा पार्टिकल बिल्कुल ऐसा है, भाई लिखिएगा occasionally one of the particle, occasionally one of the particle is deflected at 180 डिग्री। और कोई एक पार्टिकल ऐसा पाया गया है जो 180 डिग्री से भी ज्यादा एंगल पर मुड़ गया है, 180 डिग्री से भी ज्यादा एंगल पर मुड़ गया है। कोई एक पार्टिकल ऐसा पाया गया, और इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन के बाद, इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद अब रदरफोर्ड किस तरह का मॉडल बताना चाहता है। तो रदरफोर्ड कैसा मॉडल बनाना चाहता है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, एक्सपेरिमेंट करने के बाद और एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स देखने के बाद रदरफोर्ड अपना मॉडल बनाने को तैयार है। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड किस तरह का मॉडल बनाने को तैयार है। रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरह की आई हैं। रदरफोर्ड ने ये सोचा है कि क्या रहा होगा, बीचों बीच पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए एटम में, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वापस आ गया है टकरा कर, इसका मतलब सामने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। और इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास, इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज का क्लाउड होता है। इस तरह से चारों तरफ नेगेटिव चार्ज होते होंगे, ऐसा रदरफोर्ड ने सोचा है। रदरफोर्ड ये कहना चाहता है कि एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो यूं सामने टकराने के बाद और कुछ डिस्टेंस से वापस भाग गया है, कुछ डिस्टेंस से वापस भाग गया है। सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना रहा होगा, r0।
इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस से ही वापस भाग गया है। एक अल्फा पार्टिकल आया और टकरा कर वापस चला गया है, अपना पाथ रिट्रेस कर लिया है, 180 डिग्री पर वापस चला गया, तो सामने पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए जिससे टकराकर ये वापस आया है। ऐसा सोचा है रदरफोर्ड ने इस पहले पार्टिकल के लिए। फिर इससे थोड़ी दूर के पार्टिकल्स होंगे जो ज्यादा एंगल्स पर 90 डिग्री के एंगल्स पर मुड़ गए हैं। फिर और पार्टिकल्स हैं, तीसरा पार्टिकल जो बहुत कम एंगल्स पर मुड़े हैं इस तरह से, और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो सीधे चले गए हैं इस तरह से। तो 1 2 3 4 पार्टिकल्स से समझाने की कोशिश की गई है कि ये बहुत दूर वाले पार्टिकल्स थे जो बहुत सीधे चले गए हैं, क्योंकि एटम का बहुत सारा स्पेस तो खाली पड़ा है। कुछ पार्टिकल्स हैं जो स्मॉल एंगल्स पर मुड़ गए हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं जो 90 से ज्यादा एंगल पर मुड़ गए हैं, एक आधा पार्टिकल ऐसा है जो अपना पाथ रिट्रेस कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी बनाए जाएं इस तरह से कि ये दूसरा पार्टिकल था और ये इस तरह से तीसरा पार्टिकल था और ये चौथा पार्टिकल था। तो बहुत सारे पार्टिकल्स सीधे चले गए हैं गोल्ड फॉइल के अंदर। गोल्ड फॉइल के अंदर से बहुत सारे पार्टिकल सीधे चले गए हैं वहां जहां पर स्पेस खाली पड़ा है। ज्यादातर पार्टिकल सीधे चले गए हैं, कुछ पार्टिकल्स छोटे थोड़े बहुत एंगल्स पर मुड़ गए हैं, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज ने अल्फा पार्टिकल्स को नीचे की तरफ रिपेल कर दिया, दूर की तरफ रिपेल किया, वो बेंड हो गए इस तरह से। ये पार्टिकल क्लोज था तो ज्यादा बेंड हो गया है, ये पार्टिकल अपना पाथ रिट्रेस कर गया है। तो इस तरह से इन एग्जांपल से, इन पार्टिकल्स के एग्जांपल से समझा है रदरफोर्ड ने कि ऑब्जर्व क्या किया गया है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड चले गए हैं, कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल्स पर मुड़ गए हैं, बहुत कम पार्टिकल्स हैं जो बड़े एंगल्स पर मुड़ गए हैं, और एक आधा पार्टिकल ऐसा है जिसने अपना पाथ क्या किया है, रिट्रेस किया है। और इन सभी ऑब्जर्वेशंस को मिलाकर रदरफोर्ड अपना मॉडल बनाने जा रहा है। और रदरफोर्ड कहता है कि एज मोस्ट ऑफ द alpha particles passes undeflected, so most of the space of an atom is empty। तो रदरफोर्ड सबसे पहले ये कहता है क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड चले गए हैं, तो इसका मतलब बहुत सारा स्पेस एक एटम का खाली पड़ा हुआ है। दूसरी बार क्या कहता है रदरफोर्ड? दूसरी बार कहता है कि मोस्ट ऑफ द मास and all the positive charge of an atom is located in a very small region at center called nucleus। तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और ज्यादातर जो मास है एक एटम का, वो एक बहुत छोटी सी जगह में है, सेंटर पर, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। ये दूसरी बात कही है रदरफोर्ड ने। सारा का सारा मास जो है वो सारा का सारा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और ज्यादातर जो मास है
वो कहाँ पर है, सेंटर पर रखा हुआ है, छोटी सी जगह में रखा गया है। उस छोटी सी जगह को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहा जाता है। उस छोटी सी जगह को न्यूक्लियस कहा जाता है। तो उस छोटी सी जगह को न्यूक्लियस कहा जाता है। नंबर 3 बात रदरफोर्ड कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो ऑल द नेगेटिव चार्ज all the negative charge revolve around the nucleus, revolve around the nucleus in circular orbits like planetary motion. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्लैनेट्स की तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स लाइक प्लैनेटरी मोशन। तो ऐसा मॉडल बताया है रदरफोर्ड ने। इस तरह का मॉडल होता है एक एटम का। रदरफोर्ड ने ऐसा मान लिया है कि बहुत सारा स्पेस तो खाली पड़ा रहता है, सेंटर पर छोटी सी जगह ऐसी है जिसमें न्यूक्लियस कहलाता है, जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है और ज्यादातर मास भी वहीं पर है। बाकी जो मास इलेक्ट्रॉन्स के कारण है वो इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। और यही मॉडल होता है इस एक एटम का। हम इसी मॉडल को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन रदरफोर्ड पास नहीं हो पाया है। रदरफोर्ड का ये मॉडल नहीं माना गया। ये मॉडल आगे चलकर नील बोर ने स्टैब्लिश किया था, लेकिन फिलहाल रदरफोर्ड की ये बात नहीं मानी गई। रदरफोर्ड फेल हो गया। फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड का ये मॉडल तो फेल हो गया। फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम तो फेल हो गया है। फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि रदरफोर्ड क्यों फेल हुआ है। भाई कहने का मतलब ये था, रदरफोर्ड से सवाल किया साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने ये कहा कि भाई एक बात बता, न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर तेरा इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो सर्कल में घूमने वाले एक ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल है एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी। एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी करंट है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और एक चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। एक इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा ऑर्बिट में, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी कम होने लगेगी, ऑर्बिट कम होने लगेगा, धीरे धीरे ऑर्बिट कम होता जाएगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लगातार एक कांस्टेंट ऑर्बिट में तो नहीं घूम सकता। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा था तो सेंट्रीपिटल फोर्स है
एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करेगा और उसकी एनर्जी कम होने लगेगी, रेडियस घटने लगेगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी नहीं रही इलेक्ट्रिक एटम की, एक एटम स्टेबल नहीं रहा इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ये बात तो सच नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है ये बता नहीं पाएगा अभी, इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो इसके फर्स्ट रीजन में क्या लिखेंगे, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल में ये कहेंगे कि एन accelerated charge particle radiate energy। तो ऐसा होता है कि एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता है, एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी, एन electron revolving around nucleus is under continuous acceleration तो ये continuous acceleration है, under continuous acceleration and lose energy and moves in orbit of decreasing radii and will collapse into nucleus thus Rutherford cannot explain stability of an atom। तो स्टेबल क्यों है एक एटम, इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है, एनर्जी रेडिएट करेगा और धीरे धीरे न्यूक्लियस में गिर जाएगा और इसीलिए स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, यानी कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करेगा तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा दिखाई देना चाहिए, जबकि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट निकलती हैं तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन discrete spectra observed in hydrogen atom and other atoms। हाइड्रोजन के केस में या दूसरे एटम्स के केस में डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट निकलती है, उसे भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होना चाहिए, बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट निकलनी चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही निकलती है, उसका मतलब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा रहा और उसे ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे हम इसी चैप्टर में, तो आप जान भी जाएंगे कि ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा क्या है या कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या है। रदरफोर्ड का मॉडल स्टेब्लिश नहीं हो पाया, हालांकि यही मॉडल होता है एक एटम का, लेकिन इसे आगे चलकर नील बोर ने बताया कैसे होगा। लेकिन उससे पहले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच समझिए, साइज ऑफ अ न्यूक्लियस को समझिए। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे न्यूक्लियस के साइज के बारे में पता चला। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच
क्लोजेस्ट अप्रोच या साइज ऑफ अ न्यूक्लियस। साइज ऑफ अ न्यूक्लियस कैसे पता चला? साइज ऑफ अ न्यूक्लियस कैसे पता चला? ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का डेरिवेशन किस तरह का है, इसे जानेंगे, समझेंगे हम इस तरह से कि जब एक न्यूक्लियस, गोल्ड फॉइल की बात करी जाए तो गोल्ड फॉइल की अगर बात करी जाए तो ये गोल्ड फॉइल में गोल्ड का जो एटम है ये उसका न्यूक्लियस है। तो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है और जेड, एक प्रोटॉन पर ई चार्ज है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर कितना हो गया? जेड ई। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है यहाँ पर किसका? गोल्ड का, जो कि 79 होता है। तो मान लीजिए कि भाई जो एक्सपेरिमेंट देखा गया है, जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसको एनालाइज किया जाए, तो उसको इस तरह से एनालाइज करेंगे कि वो पार्टिकल, वो अल्फा पार्टिकल जो टकराने के बाद या कुछ डिस्टेंस से वापस आ गया है बिल्कुल, तो कितने डिस्टेंस से वापस आया है? यहां से एक अल्फा पार्टिकल चला, तो यहां से एक अल्फा पार्टिकल चला है, तो ये एक अल्फा पार्टिकल है जो यहां से भेजा गया है इस तरह से। यहां अल्फा पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, यहां अल्फा पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, तो अल्फा पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करता है, तो ब्लास्ट हुआ है, रेडियो एक्टिव ब्लास्ट हुआ है, तो उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ने अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं। तो अल्फा पार्टिकल जब वहां से चलने लगा तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी भाई इस तरह से। जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ रही है। रिपल्शन बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, क्योंकि स्पीड अल्फा पार्टिकल की कम होने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी घटने लगेगी, मगर दो चार्ज पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी। अल्फा पार्टिकल चलते गए और एक डिस्टेंस ऐसा आया जहां पर अल्फा पार्टिकल आकर रुक गया। एक डिस्टेंस ऐसा आया जहां पर अल्फा पार्टिकल आकर रुक गया, v वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई? जीरो। और गोल्ड के न्यूक्लियस के सेंटर से ये डिस्टेंस कितना रह गया? r0 रह गया। इसी r0 डिस्टेंस को क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस कहा जाता है। इसी डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा जाता है। यहां से एक अल्फा पार्टिकल चला, इस अल्फा पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ वेलोसिटी है। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ने लगी, काइनेटिक एनर्जी घटने लगी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी। और मान लो अल्फा पार्टिकल इस डिस्टेंस पर आकर न्यूक्लियस के सेंटर से r0 डिस्टेंस से वापस चला गया है, यानी यहां आकर रुक गया था। तो ये r0 डिस्टेंस कितना होगा, मुझे ये फाइंड आउट करना है, इससे न्यूक्लियस के साइज का अंदाजा लगाया जा सकेगा। तो कंसीडर एन अल्फा पार्टिकल, आप लिखिएगा कंसीडर एन अल्फा पार्टिकल, कंसीडर एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी, कंसीडर एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी, मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एंड मूविंग विद सम काइनेटिक एनर्जी, मूविंग विद सम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, लिखिएगा moving with some initial kinetic energy and stops at a distance, r0 from center of nucleus,
तो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ अल्फा पार्टिकल यहां से आया है और न्यूक्लियस से r0 डिस्टेंस पर आकर रुक गया है। अगर ऐसा हुआ है तो कुछ बातें देखिएगा इस तरह से। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना है? प्रोटॉन से डबल होता है 2e है। चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड के न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है? Z एटॉमिक नंबर है और हर एक प्रोटॉन का चार्ज E है तो Ze रहा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इन दोनों की भाई सेकंड चैप्टर में सॉरी दो पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो K कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू है। पहला चार्ज अल्फा पार्टिकल पर 2e है, दूसरा चार्ज इस गोल्ड के न्यूक्लियस पर Ze है और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में r0 रह गया है। r0 स्क्वायर नहीं आएगा, माफ कीजिएगा, फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं आएगा। K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस का फॉर्मूला होता है और ये डिस्टेंस इनके बीच में r0 रह गया है। तो इतनी काइनेटिक, इतनी पोटेंशियल एनर्जी है 2 × में ZkE का स्क्वायर होगा। 2 है, Z है, K है, E का स्क्वायर है बटे में r0। इतनी पोटेंशियल एनर्जी है जब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास पहुंचा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है और यही काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में थी। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पास आता गया पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी, काइनेटिक एनर्जी घटने लगी। अल्फा पार्टिकल यहाँ आकर रुक गया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, 12mv² फॉर्मूला होता है क्योंकि, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम हो गई। इक्वेट कर दिया जाए अगर दोनों को, इक्वेट कर दिया जाए अगर दोनों को, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की बराबर पोटेंशियल एनर्जी के रख दिया जाए तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करना था हमें। तो कितना क्लोज गई है ये? r0। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 2 × में Z के E का स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की इतना डिस्टेंस रहा होगा जहां से अल्फा पार्टिकल वापस आ गया है। और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की अगर बात करी जाए तो जो अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में उनकी काइनेटिक एनर्जी, और इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स की 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। यानी 5.5 इंटू मिलियन का मतलब 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में कन्वर्ट कर पाएंगे काइनेटिक एनर्जी को। और इस फॉर्मूले में r0 के फॉर्मूले में इक्वेट कर दिया जाए तो r0 बराबर 2 है। यहाँ पर गोल्ड का एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू 79 है, K की वैल्यू 9 × 10⁻9 है, एक E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 है, स्क्वायर है फॉर्मूले के अंदर तो स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पर, और डिवाइड में काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की जो कि 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मिलियन से 10 की पावर 6 लगाया मैंने और जूल में लाने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई, और ये सोल्व कर 41.3 × 10 की पावर -15 मीटर कहिए इसे, या फिर इसे 41.3 इसे 4.13 × 10 की पावर -14 मीटर कहिए।
या इसे 41.3 -15 फेरोमीटर के लिए आता है, फर्मी के लिए आता है। तो 41.3 फर्मी कहिए इसे, या फिर ये कहिए कि जो आपका न्यूक्लियस है वो लगभग किस ऑर्डर का है, 10⁻⁻14 के ऑर्डर का है। तो जो कितने डिस्टेंस से वापस आ गया है अल्फा पार्टिकल, 4.13 इंटू 10⁻⁻14 मीटर के डिस्टेंस से वापस आ गया है। तो इससे थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि रेडियस के अंदर ये गैप भी आ गया है, यानी इससे भी छोटा रेडियस है किसका, एक न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के साइज का एस्टिमेशन लगाने में भी यूज होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो रदरफोर्ड का मॉडल तो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, लेकिन न्यूक्लियस के साइज का कंपैरिजन करने के जरूर काम आया। और इस रदरफोर्ड के मॉडल को नील बोर एस्टेब्लिश करेगा, जो हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तो आज मैंने आपको थॉमसन्स मॉडल के बारे में बताया है कि थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम आया सबसे पहले, जो कि बहुत जल्दी फेल हो गया। ऐसा नहीं होता, एक एटम वाटरमेलन के जैसा नहीं होता, क्योंकि स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, लाइट्स क्यों निकलती हैं एटम के अंदर से, ये थॉमसन का मॉडल नहीं बता सकता। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक कोशिश करी, एक मॉडल बताया, लेकिन वो भी ये नहीं बता पा रहा कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा तो अंडर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करेगा तो रेडियस घटने लगेगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन और स्टेबल नहीं रह पाया। तो ये फेलियर है रदरफोर्ड का। इसी मॉडल को नील बोर एस्टेब्लिश करेगा। क्या ऐसी बात कहेगा जो रदरफोर्ड के दिमाग में नहीं आई, ये हम अगले लेक्चर में जानेंगे गाइस। थैंक्स।